आज हम चर्चा करने वाले हैं केवल क्रिटिकल एंगल टीआईआर और डिस्पर्सन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी घटनाओं के बारे में। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन आज हमको मिलने वाले हैं इसमें से। जैसे आपने देखा होगा कि कोई एक डेंसर मीडियम और एक रेयर मीडियम को कांटेक्ट करने वाला एक सरफेस है। उस सरफेस पे अगर हम लाइट रे इंसिडेंट करा रहे हैं, ये लाइट रे जैसे आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, उसमें लाइट इंसिडेंट कराई जा रही है। ये लाइट यानी कि स्नेल्स लॉ ये हमारी एक वाइट लाइट रे के लिए हमारा सब सही नहीं है, वो किसी भी सरफेस के लिए सही है, लेकिन किसी वन वेवलेंथ और या कह सकते हैं कि मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स के लिए ही वो सही है। इसीलिए उसमें केवल एक ही लाइट रे वहां पर शो की जा रही है। अगर हम व्हाइट लाइट रे की बात करें तो व्हाइट लाइट रे अगर हम इंसिडेंट कराएंगे किसी भी सरफेस पे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन हमको उसमें कलर्स मिलेंगे, कई सारी कलर्स की, जैसे कि वायलेट कलर की एक लाइट रे हमको जाती हुई दिखाई देगी, ऐसे ही ब्लू कलर की जाती हुई दिखाई देगी, ऐसे ही रेड कलर के लिए भी जाती हुई दिखाई देगी। तो वो एक अलग चीज है जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बहुत मजेदार क्वेश्चन उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के भी पूछे जाते हैं। तो आपने देखा कि डेंसर मीडियम से अगर वो रेयर मीडियम में लाइट रे जा रही है, तो आप पिछले लेक्चर में आपने ये पढ़ा बहुत अच्छी तरीके से कि इफ लाइट गोज डेंसर टू रेयर मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि वो नॉर्मल की ही ओर बेंड होगी। क्या आप इस चीज को ध्यान दें, बिल्कुल प्रैक्टिकली आप इसको फील कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, इन दोनों में अगर हम चर्चा करें कि सपोज कर लीजिएगा कि इस आई की वैल्यू को अगर हम कम कर रहे हैं, आई की वैल्यू को अगर हम कम कर रहे हैं, तो क्या ये आर की वैल्यू भी कम होगी? जैसा कि आपको स्नेल्स लॉ में बताया गया है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आर की वैल्यू भी कम होगी। ये अगर देखा जाए कि आई की वैल्यू अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो क्या आर की वैल्यू भी हमारी बढ़ेगी? बताओ, बिल्कुल बढ़ेगी। इसको हम फील कर सकते हैं कि अगर हम आई की वैल्यू धीरे धीरे अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि आर की वैल्यू भी हमारी बढ़ रही है। यानी कि जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, तो वैसे ही ठीक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। उसको डिक्रीज करने से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। लेकिन क्या हमें कोई एक ऐसी कंडीशन मिल सकती है क्या? कोई ऐसी कंडीशन मिल सकती है क्या कि अगर आई की वैल्यू हमने बढ़ाया और बढ़ाते हम यहां तक लाइट रे ले आए, यानी कि अब हम इस सरफेस के बहुत ही क्लोज कह सकते हैं कि बिल्कुल पैरेलल लाइट रे हम इंसिडेंट करा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर वो रेयर मीडियम में जाएगी तो सीधे न जाकर के अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, यानी कि नॉर्मल से दूर ही बेंड होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो इस तरीके से जा सकती है। ध्यान देते रहिएगा, जहां पर कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको आप पास करके आप उसको फिर से देख सकते हैं कि आई की वैल्यू को हम बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। तो हमने ये देखा कि लाइट रे और ज्यादा बेंड हुई तो वो उस सरफेस के बिल्कुल क्लोज होती जा रही है। ऐसे ही अगर हम देखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हम और भी बढ़ा दे रहे हैं,
वैल्यू और भी बढ़ा दिया, तब हमें देखते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे जो है वो उसी सरफेस के अलोंग जा रही है, यानी कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो रिफ्रैक्टेड रे हमारी उस सरफेस के अलोंग हो गई। ठीक है, अच्छा ठीक। क्या ऐसी भी कोई कंडीशन हमको मिलेगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हम और भी बढ़ा दें, हम थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को थोड़ा और रेज करें, तब क्या होगा? तब हम ये देखते हैं कि वही लाइट रे हमारी अब इस सरफेस के ठीक अलोंग ना होकर के वो अब उसी सेम मीडियम में वापस आ रही है। यानी कि ये मीडियम है ना, मतलब ध्यान रखिएगा, ये गोल लाइन है जो दोनों मीडियम को अलग अलग कर रही है। तो हमने ये देखा कि अब इस इंसिडेंट रे के लिए ये लाइट रे हमारी रिफ्लेक्ट हो गई है, यानी कि वो डेंसर मीडियम से अगर वो आ रही थी तो वो डेंसर मीडियम में ही वापस जा रही है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाती है तो हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। अगर वो जिस मीडियम से होते हुए किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट कर रही है और वो उसी मीडियम में वापस अगर जा रही है तो इसका मतलब है कि वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फेनोमेना हमको यहाँ पर देखने को मिली, जो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। क्या कई सारी चीजें इसमें आ गई। क्या पहली बात तो आपने ये देखा कि आई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू बढ़ेगी, आई की कम कर रहे हैं तो आर की भी वैल्यू कम होगी। हम आई की वैल्यू को धीरे 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 इतना बढ़ाते लेते हुए चले आए कि आर की वैल्यू कितनी हो गई कि इस अगर नॉर्मल और इस लाइट रे के बीच एंगल अगर हम फाइंड करें तो वो हमको 90 डिग्री का एंगल मिलने लगा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा 90 डिग्री हो गया। हम इंसिडेंस एंगल को इतना मैंने बढ़ा दिया कि रिफ्रैक्शन जो हो रहा था उस रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल फॉर्म हुआ वो 90 डिग्री हो गया। और दूसरी बात मैंने यहाँ पर क्या देखी कि अगर उस एंगल यानी कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री मिला था, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर थोड़ा सा हम और भी अगर हम बढ़ा दे रहे हैं तब हम ये देखते हैं कि लाइट रे हमारी उसी मीडियम में वापस चली जा रही है। लाइट रे हमारी उसी मीडियम में वापस चली जा रही है, जिसको हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन हो रहा है। यानी कि दो चीजें हमको ये मिली कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो डेंसर मीडियम में बना हुआ, यानी कि डेंसर मीडियम में बना हुआ वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा 90 डिग्री हो जाए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल के इक्विवेलेंट होगा। इसके क्रिटिकल एंगल यानी कि आईसी के, जिसको हम आईसी कहते हैं। दूसरी बात, क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड दूसरी बात हमने ये देखा कि अगर इस क्रिटिकल एंगल यानी कि इस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको जो मिल रहा था वो 90 डिग्री था, अब इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से अगर हम थोड़ा सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ा दे रहे हैं तब हमको क्या मिलता है कि ये लाइट रे उसी मीडियम में वापस जा रही है, जिस फेनोमेना को हम कहते हैं TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। पहली बात आप क्रिटिकल एंगल के बाद क्या अगर हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में देख रहे हैं तो क्या वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से क्लोज हो रही है क्या? हमें वहां पर ऐसा आर की वैल्यू 90 डिग्री नहीं मिलने वाली, लेकिन यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, मिल सकती है नहीं मिलती है। तो क्रिटिकल एंगल को क्या समझना हमारे लिए बहुत कठिन है क्या? बहुत इजी है कि अच्छा कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लाइट रे डेंसर मीडियम से होते हुए ही इंसिडेंट होनी चाहिए। भाई जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो 90 डिग्री हमको तभी मिलेगा जब लाइट रे हमारी डेंसर मीडियम से होते हुए ही इंसिडेंट करेगी, तभी वो रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। तो पहली कंडीशन ये कि लाइट रे ऑलवेज है ना डेंसर मीडियम से ही होते हुए
होनी चाहिए, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन कि डेंसर मीडियम में बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, और उसे IC या C से भी डिनोट कर सकते हैं। IC या कहीं कहीं पे IC लिखा रहता है, या C से भी हम डिनोट कर सकते हैं। कहीं भी अगर C मिल जा रहा है और IC भी मिल जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि वो क्रिटिकल एंगल की बात कही जा रही है। ऐसे ही TIR में जब मैंने देखा तो TIR की जो कंडीशन है वो पहली कंडीशन हमारी क्रिटिकल एंगल के जस्ट इक्वल, क्या कि लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से ही इंसिडेंट होनी चाहिए, यानी कि डेंसर मीडियम में ही इंसिडेंट होनी चाहिए, तो डेंसर मीडियम से ही इंसिडेंट होगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ही जानी चाहिए, दोनों के लिए, यानी क्रिटिकल और TIR दोनों के लिए लाइट हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में ही जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन TIR में आपको क्या मिल रही है कि TIR तभी संभव है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, यानी कि डेंसर मीडियम में बना हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो पहली इसकी शर्त क्या है कि लाइट डेंसर टू रेयर में जानी चाहिए, और दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ऑलवेज ग्रेटर देन I इज ग्रेटर देन C, यानी कि ये दो कंडीशंस हमारी है TIR की। इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन आज इसको समझ लो तो आगे इसको हमें ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा। डेंसर टू रेयर में ही लाइट जानी चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ, डेंसर मीडियम में बना हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये दो शर्तें हैं TIR की, बहुत पूछी जाती हैं, कई सारे एग्जाम में पूछी गई हैं। और जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से अगर रिलेटेड कहा जाए तो एक ऑप्शन कई बार पूछा गया, जैसे कि लाइट रे डेंसर टू रेयर में जानी चाहिए, रेयर टू डेंसर में जानी चाहिए, या रेयर से रेयर में जानी चाहिए, या डेंसर से डेंसर में जानी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, पहली कंडीशन हमारी ये है कि डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, ये सही है। और दूसरा, जैसे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमारा पूछा था, क्या सही है TIR के लिए I is greater than C, I is less than C, I is greater than or equal C, I is less than or equal C। तो इसमें क्या है भाई, अगर I इक्वल भी होगा C के तो TIR मिलना नहीं हो, तो क्रिटिकल एंगल हो गया, और लेस होगा तो कोई कंडीशन बनी ही नहीं रही है। I is greater than, हाँ I is greater than C, ये तो ठीक है, I greater than C, लेकिन I is equal and also equal भी है क्या ना, यानी I is less than C नहीं, हाँ केवल I is greater than C, यानी कि angle of incidence in denser medium is always greater to the critical angle, I is greater than C। अच्छा, अब क्रिटिकल एंगल के बारे में जैसे देख लिया जाए, फॉर क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R is equal to 0, R is equal to 55, R is equal to 180 degree, R is equal to 90 degree। बोलो भाई, A B C D, ये चार ऑप्शन दिए हैं भाई, चार ऑप्शन दिए हैं, आंटी भी दी है, बेबी भी दी है, चप्पा भी दिया है, डॉली भी दी है। अब कौन सा इसमें ऑप्शन सही है भाई? कोई आंटी के साथ कौन जाने वाला है, बी के साथ कौन जाने वाला है, सी के साथ कौन जाने वाला है, कौन तो भाई देख लिया, गेस कर लिया होगा आपने ना। जरा पॉज करके आप इसको चेक करिए कितना है, और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कितना आ रहा है, इसका आंसर कितना होना चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस just equal to the critical angle, therefore the angle of reflection in radar medium always 90 degree।
यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कई एग्जाम में भी पूछा जाता है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे सुपर टेट वगैरह में भी आ जाते हैं। अब जैसे आपने नोट किया, इन सारी चीजों को आप नोट जरूर करते रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और पॉज करके आप वीडियो को रोक करके इन सभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को साथ में नोट करते हुए चलिएगा। अब ये बताइए कि चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड एयर क्या रेयर ले लेते हैं, रेयर एंड डेंसर मीडियम are V1, V2 respectively, then find correct relation between V1 and V2 for critical bending. Speed of light in rarer and denser medium is V1 or V1 and V2 respectively. Then find the correct relation between V1 and V2 for critical angle. यानी critical angle के लिए V1 और V2 में क्या रिलेशन होगा? भाई लाइट डेंसर से कहाँ जानी चाहिए, रेयर में क्यों जानी चाहिए? तो डेंसर से रेयर में गई, ये IC और ये 90 क्रिटिकल एंगल के लिए। V1 रेयर मीडियम में वेलोसिटी क्या है, V1। डेंसर मीडियम में इसकी वेलोसिटी क्या है, V2 है। आपने फार्मूला देखा कि साइन I अपॉन साइन R is equal to N2 upon N1 is equal to V1 upon V2 is equal to lambda 1 upon lambda। हम केवल अभी चर्चा करने वाले हैं क्रिटिकल एंगल के लिए केवल। तो साइन I क्या वो क्रिटिकल एंगल हो गया, साइन R क्या वो 90 डिग्री यानी कि साइन 90 डिग्री। N2 माने क्या मैंने बताया था, जा रही, N1 माने आ रही, तो N2 माने जा रही, जाएगी, जा कहाँ रही, रेयर मीडियम में। और रेयर मीडियम सपोज कर लें कि वो एयर है, तो और ये डेंसर मीडियम है जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो N2 माने जा रही माने एयर में, और N1 माने आ रही, आ कहाँ से रही थी, डेंसर मीडियम से, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, यानी कि साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन n। सपोज कर लें कि अगर ये ग्लास है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANG यानी कि sin C is equal to 1 upon ANG। वाटर है तो sin C is equal to 1 upon ANW। ऐसे ही हम यहाँ पर भी हम क्रिटिकल एंगल के लिए फार्मूला डेरिवेट किए हैं कि sin IC is equal to 1 upon n, यानी कि n is equal to 1 upon sin C भी कह सकते हैं कि sin of angle of critical angle is inverted to the refractive index of denser medium with respect to rarer medium, sin IC is equal to 1 upon n। अब हमें फाइंड क्या करना है भाई, वेलोसिटी फाइंड करनी, वेलोसिटी और V1 और V2 में रिलेशन फाइंड करना। ये फार्मूला जो मैंने पढ़ा था वो रेयर मीडियम डेंसर मीडियम के लिए, भाई रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम के लिए फार्मूला मैंने पढ़ा था। रेयर में, डेंसर में, ये डेंसर का रेयर में, यानी ये रेयर डेंसर है ना, इस तरीके से। तो अगर हम इसको बदल दें तो डेंसर रेयर कर लें तो क्या ये डेंसर और ये रेयर हो जाएगा, तो डेंसर ये हो जाएगा और रेयर अगर ये हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, V1
डेंसर मीडियम के लिए वेलोसिटी इक्वल टू, यहीं पे लिख लेते हैं, साइन आई सी इक्वल टू 1/n इक्वल टू डेंसर मीडियम में यानी कि V2 अपॉन और ये रेरर मीडियम, और रेरर मीडियम में हमारी वेलोसिटी है V1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V1 इक्वल टू V2 अपॉन साइन आई सी, यानी कि V1 इक्वल टू V2 कोसेक आई सी। ऐसे ही क्वेश्चन जैसे वाले 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि V1 इक्वल टू V2 साइन आई सी, V1 इक्वल टू V2 tan आई सी, V1 इक्वल टू V2 cos आई सी, V1 इक्वल टू V2 कोसेक, है ना, आई सी। तो क्या सही है यहाँ पर, यही सही। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। अब एक हम और क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या, जैसे कहा जाए जैसे आपसे कहा जाए कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू किसके लिए सबसे ज्यादा होगी या किसके लिए कम, थोड़ा सा आप बताइएगा। सपोज कर लीजिए लाइट हमारी, लाइट, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। लाइट हमारी ग्लास से एयर में जा रही है, दूसरी बात वो ग्लास से ग्लास में ही जा रही है, और तीसरी वाटर से एयर में जा रही है, चौथा मान लें वो ग्लास से वाटर में जा रही है। लाइट हमारी डेंसर से ही रेरर मीडियम में जानी चाहिए, कब, क्रिटिकल एंगल होने के लिए और TIR दोनों के लिए। तो ग्लास से एयर में डेंसर टू रेरर, डेंसर टू डेंसर, ये क्या मतलब, ग्लास टू ग्लास, यानी कि जिस मीडियम से जा रही है उसी मीडियम में जा रही है, तो रिफ्रैक्शन होना ही नहीं है, ये सेम मीडियम है, यानी कि इसको आप छोड़ ही दीजिए। वाटर टू एयर, हाँ, डेंसर टू रेरर, ग्लास टू वाटर, ये भी डेंसर टू रेरर मीडियम, यानी कि 1, 3, 4, यानी इन्हीं ऑप्शंस में ही हमको TIR या क्रिटिकल एंगल की फिनोमेना मिल सकती है, इसमें नहीं, क्योंकि वो सेम मीडियम हो गया। अब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि किस मीडियम के, यानी कि अगर लाइट हमारी ग्लास से एयर में जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है, तो इस सरफेस के लिए, यानी कि तीनों में से किसमें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी या किसमें क्रिटिकल की वैल्यू सबसे कम हो सकती है। तो जरा हम चेक करते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या है, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, हमने दूसरा ऑप्शन तो पहले ही क्रॉस कर दिया, गलत है, यानी कि तो एक सेम मीडियम हमारा है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो कैसे हम चेक करेंगे। फार्मूला क्या है, साइन आई सी इक्वल टू 1/n। बोलो भाई, साइन आई सी इक्वल टू 1/n। अब देखिए, हम इस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, क्योंकि साइन आई सी इक्वल टू 1/n, यानी 1 की वैल्यू मैंने तब पुट करी थी जब डेंसर से वो रेरर में जा रही थी लाइट, और रेरर मैंने किसको माना था, वैक्यूम या एयर को माना था, और वैक्यूम और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। इसलिए ये फार्मूला केवल उसके लिए सही है जब लाइट किसी भी डेंसर मीडियम से हमारी एयर में जाए, किसी भी डेंसर मीडियम से वो वैक्यूम में जाए, तब ये फार्मूला हमारा सही होगा। ठीक है, कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का ना होना कि डेंसर से रेरर में जाएगी तो सही है, लेकिन ये फार्मूला किसके लिए सही, जब किसी भी डेंसर मीडियम से वो वैक्यूम में जाए या एयर में जाए, तभी वो फार्मूला हमारे लिए सही होगा, ये वाला। बाकी आप जैसे ग्लास से वाटर में जा रहा है, अब वो ग्लास से वाटर में जा रहा है, डेंसर से रेरर में जा रहा है, घटना अब भी वही सही है कि डेंसर से रेरर में ही जानी चाहिए। तो क्या यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम वाटर का पुट करें
कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ग्लास का पुट करें तो इसको अगर ध्यान में रखना है तो मैंने पहले ही बताया n2 माने जा रही, n1 माने आ रही है। तो सिंपल सी बात है, हमें फार्मूला कौन सा याद रखना है, तो साइन IC साइन I अपान साइन R इक्वल टू n2 अपान n1 ही हम फार्मूला लेकर के चले। मैंने कितनी बार कहा है कि हमें स्नेल्स लॉ नहीं भूलना चाहिए जब तक हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो साइन I हमारा क्या होगा, क्रिटिकल एंगल हो गया, साइन R हमारा 90 यानी कि साइन 90 हो गया। अगर मान लिया जाए ये ग्लास है, ये वाटर है, लाइट में आ रही है और ये क्रिटिकल एंगल हमको मिल गया, ये क्रिटिकल एंगल हमको यहाँ पर मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन IC अपान साइन 90 इक्वल टू n2 माने जा किसमें रही थी, वाटर में। कहाँ जा रही थी, वाटर में, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान n1 माने आ कहाँ से रही, ग्लास से, यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सिंपल सी बात है कि साइन IC इक्वल टू ANW अपान AN, ठीक है। तो ANW, अब जैसा कि आपको पता है कि ANW 4/3, ANG 3/2, ठीक है ना भैया। अच्छा, एयर के लिए 1, वैक्यूम के लिए भी 1। तो साइन IC इक्वल टू ANW यानी कि 4/3 और ANG की वैल्यू कितनी, 3/2, क्या ये 8/9। चौथे ऑप्शन के लिए क्रिटिकल एंगल को हम चेक कर रहे हैं। क्या अगर हम तीसरे ऑप्शन के लिए और बढ़े, वाटर टू एयर, तो क्या साइन IC इक्वल टू 1 अपान n, अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या 1 अपान n। मैंने अभी बताया, बार बार आप इसको सुनिए, बार बार पॉज करके आप बैठ करके इसको फिर से सुन लीजिए अगर समझ में नहीं आए। वाटर टू एयर यानी कि 1 अपान ANW यानी 4/3 यानी कि 3/4। बोलो भाई। अब ये हो गया, ये हो गया। अब जरा पहले ऑप्शन की ओर आइए, क्या साइन IC इक्वल टू ग्लास टू एयर, क्या 1 अपान 3/2, तो क्या 3/2 यानी कि 2/3। तो जरा इसको हम सॉल्व करते हैं, तो डेसिमल लगाएगा 0.998 समथिंग, और ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 0.7 समथिंग, और इसको अगर सॉल्व करते हैं 0.6 समथिंग, हाँ ठीक है। तो अब बताइए इसमें हम ये कहें कि साइन IC इक्वल टू 0.8, साइन IC इक्वल टू 0.7, साइन IC इक्वल टू 0.6 समथिंग। अब जैसे मान लीजिए साइन 30 इज 1/2 यानी 0.5, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी, 0.5। तो ये अप्रॉक्स 30 से कुछ ज्यादा होगा, ये अप्रॉक्स कुछ 30 से और ज्यादा होगा, ये इसका मतलब है कि 30 से और ज्यादा होगा। तो क्रिटिकल एंगल यहाँ पे सबसे कम किसके लिए है, तो सबसे कम किसके लिए है, ग्लास टू एयर के लिए। इसके लिए सबसे कम है, ग्लास टू एयर के लिए है। और क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा किसके लिए है, यानी कि 4 मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल, और ये मिनिमम क्रिटिकल एंगल फाउंड। कई जगह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत जगह है कि ये मैं कहूँ कि अगर किसी यूपी बोर्ड लेवल को छोड़ दिया जाए, क्या अदर कंपटीशन में अगर हम एक ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 100% ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब कैसे हम इसको समझेंगे, हम इसी तरीके से इसको लेकर के चलते हैं कहाँ पे हमारे। अब ये कॉन्सेप्ट ही हमको अभी आगे TIR और क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में हमको यूज करने पड़ेंगे। आप अच्छी तरीके से दिमाग को बिठा करके चलिएगा इस कॉन्सेप्ट।